हेलो। और भाई सब लोग कैसे हो? हेलो सर। कैसे हो सब लोग? हम बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और गौरव कैसे हो? हेलो सर। बढ़िया हूँ सर। आप बताओ अपना। मेरा भी सही है सब। पढ़ाई लिखाई सब सही चल रही है। सही चल रही है सर। और कहाँ पे हो जावास्क्रिप्ट में अभी? सर अभी जावास्क्रिप्ट में ऐड इवेंट लिसनर्स वगैरह देख रहे हैं। अच्छा। मतलब उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सही है। सिंटेक्स वगैरह सर भूल जाते हैं, कभी कभी समझ नहीं आता। हाँ तो खुद से जाते हैं। हाँ ठीक है। वो बोलना तो बहुत अच्छी बात है अगर भूल जाते हो तो। ठीक है। यस सर। हेलो सर। ठीक है। हाँ बोलो। सर नोट को चालू कर दिया मैंने। सही है। चलो कर दो। एसिंग कवेट की वीडियो जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हाँ। थे वो आ सर गई। ये एक एकदम सर बहुत ही मैंने मतलब देखा ना वीडियो, तो बहुत ही सही वीडियो था आपका वो। अभी पढ़ाने कहाँ? का तरीका बहुत ही सही है। अभी तो बस थोड़ी देर पहले आई। अभी पूरा तो देखा नहीं होगा है ना? एसिंग बहुत ही कवेट। सही था। मैं सिंह उसका पहले का देखा था। अच्छा उसके पहले का देखा है। एसिंग कवेट की वीडियो अभी 10-20 मिनट पहले अभी मैंने पब्लिश किया है। अभी अच्छा। वो पब्लिश करो तो कई बार वो प्रोसेसिंग एचडी होता रहता है थोड़ी देर तक। मतलब आधे घंटे में एचडी वीडियो आएगी। तो अभी हो सकता है प्रोजेक्ट देख। वगैरह का था वीडियो। हाँ। प्रोजेक्ट वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह का। क्या बोला तुमने? एड्स वगैरह जो है ना, बेस्ड वो सब हो गया आपने देख के। अच्छा तुम एक बार रीज्वाइन कर लो। तुम्हारी आवाज़ कट रही है। ठीक है। समझ नहीं आ रहा है। और भाई चमन कैसे हो तुम? क्या चल रहा है? मेरा भी सब बढ़िया है। तो सही है। अभी आजकल क्या पढ़ रहे हो तुम जावास्क्रिप्ट में? और यहाँ पर पीयूष आ गए हैं। हाय पीयूष। अभी कैसे? अभी भी तुम्हारी आवाज़ कट रही है। स्वप्निल। एक मिनट बाहर जा। हाँ। अभी है? हम्म, ठीक है बोलो देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो वीडियो देखे ना वो सभी सही थे, एक नंबर। मतलब इसके पहले मेरे को समझ में नहीं आता था, दूसरे के वीडियो देखा तो हम्म, इसका जब वीडियो देखा डाउट से क्लियर हो गया। सही है बढ़िया है। देखते रहो ऐसे ही। मतलब और 80% बिना कोई आ गया। आवाज़ कट रही है। तुम कुछ ट्राई करो। नेटवर्क में कोई दिक्कत है? और हाँ ठीक है। क्योंकि ऐसे आवाज़ कटेगी तो मज़ा नहीं आएगा फिर। अक्षय। अक्षय सर्वर से गेट डेटा लाइक टेक्स्ट। सर्वर से गेट डेटा लाइक टेक्स्ट को बीच में टेक्स्ट डाल सकते हैं। ये समझ नहीं आया। क्वेश्चन तुम्हारा समझ नहीं आया अक्षय। तुम माइक अनम्यूट करके पूछ लो ना तो थोड़ा सा डिटेल में पूछ लो लिख के। अगर किसी को समझ आ गया हो तो एक बार रिपीट कर सकता है। अक्षय तो बोलेंगे नहीं। बोल सकते हो माइक अनम्यूट करके। और अ, और पीयूष कैसे हो? तुम बताओ अपना। पहली बार शायद ज्वाइन किया है तुमने। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ हाँ। जैसे मैं अभी टेलविंड सीएसएस सीख रहा हूँ, ओके। हाँ तो मुझे ये पूछना है सर कि जैसे अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे उसमें तो टेलविंड इंस्टॉल किए, हाँ। ठीक है। तो जब जब हर नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे सब में इंस्टॉल करना पड़ता है या फिर वो। सब में करना पड़ेगा वो। क्योंकि हम लोग ग्लोबली नहीं इंस्टॉल करते हैं। हम प्रोजेक्ट वाइज इंस्टॉल करते हैं। मतलब सब में करना पड़ेगा। अगर चाहो तो ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो। तो बार बार नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अ, सब में ही समझ लो इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके और सर। इसको मैं पढ़ाऊँगा। एक बार जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए फिर अच्छे से मैं बताता हूँ। तो समझ आएगा सब कुछ क्या होता है। कितना कितना सीखा टेलमेंट अभी? क्या एक सीख? क्लास देखा था सर, क्लासेस वगैरह हम्म, हम्म, बैकग्राउंड बीजी कलर ऐसा हम्म। वैसा कुछ बता रहे थे।
हाँ तो उसमें क्या, इंस्टॉल वगैरह कर लिया था मैंने। हाँ वो npm इंस्टॉल करके करना होता है ना, हाँ वो सब हाँ, किया था, npm ठीक। इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, सही है। चल आगे मैं बताऊंगा, फिर थोड़ा बहुत और समझ आ जाएगा तुम्हें। देखते रहो, बाकी क्लासेस ही हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। और टेलविंड CSS के लिए CSS आना चाहिए तो। हाँ, हम्म, सीएसएस आता है, सब कुछ आता है, हम्म, लेकिन मतलब सर टाइम भी लगता है, और टेलविंड सही है सर, हम्म, इजी है थोड़ा वो। हाँ टेलविंड से अभी यूज़ करने लगोगे ना तो अच्छी। जैसे से स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी सी स्लो हो जाए तुम्हारी स्पीड, लेकिन हाँ, जैसे से तुम्हें टेलविंड की आदत पड़ जाएगी तो। हर बार तो डॉक्यूमेंटेशन जाके देखना पड़ता है, क्योंकि हाँ, कुछ पता तो है नहीं। हाँ अभी हर बार देखना पड़ेगा लगभग। तुम्हें 2-3 प्रोजेक्ट बनाते टाइम हर बार हर एक क्लास के लिए देखना पड़ेगा, और एक नहीं तुम्हें 10-10 बार देखना पड़ेगा, तुम भूल जाओगे। और उसका एक्सटेंशन तो इंस्टॉल किया होगा है ना, टेलविंड का एक्सटेंशन हाँ, आता है। टेलविंड सीएसएस, हाँ, हम्म, हाँ उससे सही। हाँ हम्म, सजेशन वगैरह आ जाते हैं उससे। हम्म, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर काफ़ी फास्ट हो जाएगा तुम्हारा डेवलपमेंट। ठीक है। पीयूष बोल रहे हैं सर, एक जेएस फाइल के वेरिएबल फंक्शन को किसी दूसरे जेएस फाइल में कैसे यूज़ करते हैं। हाँ इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंपोर्ट और वो एक्सपोर्ट। उसके लिए हमें अगर तुम ES6 मॉड्यूल्स यूज़ करना चाहते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके करेंगे। अगर वो नहीं यूज़ करोगे ES6 मॉड्यूल्स, तो तुम दो फाइल्स बना लो सीधा। बस दोनों फाइल्स को तुम्हें एक HTML में इंक्लूड करना होगा। लेट से script2.js और script1.js, ये दो फाइल्स तुमने बनाई है JS की, तो दोनों फाइल्स को तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा HTML के अंदर। तो तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि दोनों फाइल्स को कंबाइन करके एक बड़ी फाइल बन जाती है। और बड़ी फाइल नहीं बनती है, मतलब जो ऊपर वाली फाइल रहेगी वो ऐसा रहेगा कि ऊपर का कोड है, जो नीचे वाली फाइल रहेगी वो नीचे का कोड है। तो ऊपर वाली फाइल में अगर कोई भी वेरिएबल तुमने डिक्लेयर किया है, उसको नीचे वाली फाइल में यूज़ कर सकते हो, लेकिन नीचे वाली फाइल के अंदर का वेरिएबल ऊपर वाले में नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल देके दिखाऊं, मैं अगर एग्जांपल दूं तो, एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो ये जैसे कि script.js फाइल है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ ए, इसमें डाल देते हैं कोई नंबर 67 डाल दिया। एक और बस एक ही वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और मैं एक फ़ाइल ये क्रिएट कर लेता हूँ script2.js, और इसके अंदर मैं वेरिएबल डाल देता हूँ const b=12। ये दो फाइल्स मैंने क्रिएट कर ली हैं। अब अगर मुझे script2.js की script1 का कोड, अगर मुझे script1 इसका नाम मैं दे देता हूँ चेंज करके, script2 का अगर मुझे 1 में करना है या 1 का 2 में करना है, तो इन दोनों का मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने बस केवल स्क्रिप्ट को इंक्लूड किया, मान लो script1 को किया है, अब मुझे script2 को भी इंक्लूड करना होगा। तो script2 के अंदर अगर मैं चाहूँ तो console log a कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो कोई एरर नहीं आ रही है, हमने script2 के अंदर console log किया है a को, लेकिन हम script1 के अंदर b को console log नहीं कर सकते हैं। अगर मैं b को console log करने जाऊँगा तो एरर आएगी, क्योंकि ये हमने HTML में इंक्लूड b को किया है बाद में और a को किया है पहले। तो पहले a वाला ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये b को जब console log करने जाएगा तो हमारी मेमोरी में b रहेगा ही नहीं। लेकिन जब हम b वाली फाइल में a को जब यूज़ करते हैं यहाँ पे, मतलब फाइल 2 के अंदर जब a को console log करते हैं, तो हमारी a वाली मतलब 1 वाली फाइल पहले ही रन हो चुकी है, तो हमारी मेमोरी में a आ चुका है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और ये बहुत पुराना तरीका होता था, पहले करते थे, और इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। मतलब सारे वेरिएबल्स एक दूसरे में मिल जाते हैं और सबको ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बड़ी फाइल है जो कि एक के बाद दूसरी अटैच हो गई है, अगर हम 2 को ऊपर कर देंगे तो 2 के वेरिएबल्स को 1 में एक्सेस कर सकेंगे, 1 के वेरिएबल्स को 2 में एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो लेकिन अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन दोनों में एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊँ
2 के अंदर console log हाई करूं, फंक्शन का नाम डाल देता हूं हेलो, और इसको मैं 1 वाले इसमें अगर मैं करूं तो ये फंक्शन भी नहीं चलेगा। 1 मिनट, इसको मैं कॉल करता हूं तो फंक्शन भी नहीं चल रहा है। मुझे लगा था चल जाएगा, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इन दोनों फाइल्स को कंबाइन कर देता है तो नहीं चलेगा। हमें अगर इस फंक्शन को एक्सेस करना है तो हमें इस फंक्शन को 2 में रखना होगा, मतलब 1 में रखना होगा, और एक्सेस करना होगा 2 में। तो फर्स्ट का कोड हम सेकंड में एक्सेस कर सकते हैं, सेकंड का कोड हम फर्स्ट में नहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है, जो कि सही तरीका होता है, वो होता है कि हम एक ही फाइल को इंक्लूड करेंगे और हम अपने फाइल को टाइप बता देंगे मॉड्यूल। ये टाइप मॉड्यूल हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक कोई भी फाइल, अब 1 2 ये मैटर नहीं करता है, किसी भी ऑर्डर में हम 2 फाइल को इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, हम केवल एक ही फाइल को इंपोर्ट करेंगे। हमारी फाइल का नाम script.js ही रखते हैं, और 2 इसका नाम चाहे 2 रखो 3 रखो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम एक ही फाइल को इंपोर्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे अगर मैं कोई भी वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट ए या बी इज इक्वल टू कितना भी, कोई भी नंबर हो, तो इसको हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट हमें यहाँ से करना पड़ेगा। तो अब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जब हमने बता दिया है कि हमारा जो ये है, ये फाइल, ये एक मॉड्यूल टाइप का है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं इंपोर्ट बी फ्रॉम, हमें script.js ये फाइल बतानी पड़ेगी, और बी को हमें इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट करना होगा। ये सब कुछ अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, जिसने थोड़ा भी पढ़ा है उसको समझ आएगा। script.js script2.js हमें ये बताना पड़ेगा। और अभी अगर हम बी को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम कर पाएंगे इस फाइल के अंदर बी को एक्सेस, और ./ यहाँ पे देना पड़ेगा। ये देखो, ये फाइल को मैंने ये जो बी वेरिएबल है इसको मैंने डिफ़ाइन किया है यहाँ पर, और एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने केवल एक ही फाइल को इंपोर्ट किया है, मैंने इस दूसरे फाइल को script2 को इंपोर्ट नहीं किया है, मैंने केवल एक फाइल को इंपोर्ट किया है। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ES6 मॉड्यूल्स, तो ES6 मॉड्यूल्स का यूज़ करके हम एक दूसरे से वेरिएबल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पीयूष का क्वेश्चन। तो इस तरह से वेरिएबल्स, फंक्शंस को भी ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँ, फंक्शन यहीं पे एक फंक्शन था, उसी को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये हो गया फंक्शन, और इसके आगे हम लगा देंगे एक्सपोर्ट। तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा इस तरह से, हेलो। अब ये इंपोर्ट हो गया है, और इसको हम कॉल कर सकते हैं नॉर्मली इस तरह से। तो इसमें केवल इतनी ही चीज़ नहीं होती है। देखो, हमने कॉल किया है फंक्शन को, फाइल नंबर स्क्रिप्ट फाइल यहाँ से 1 तो मैंने हटा दिया, लेकिन script.js के अंदर हमने कॉल किया है, लेकिन कोड जो हमारा रन हो रहा है script2.js के अंदर का रन हो रहा है। तो इस तरह से कनेक्ट हो जाती है फिर हमारी फाइल, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो एक दूसरे से मतलब बातचीत करने लगती हैं फाइल्स। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस इतना ही नहीं होता है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंपोर्ट करते टाइम नाम चेंज कर सकते हैं, तो सब कुछ हम देखेंगे जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ेंगे। तो ये 6 मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। तो ये हो गया। सर, हाँ हाँ, स्वप्निल बताओ। सर पेज के अंदर जो मेथड्स है, गेट, पोस्ट, पैच, पुट, डिलीट वगैरह, तो इनके ऊपर कोई वीडियो है क्या आपकी? उनके ऊपर कोई वैसा अलग से वीडियो नहीं है, बस उसी वीडियो में, एक वीडियो में मैंने बता दिया था। मैं देखूंगा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बना दूंगा एक वीडियो। उस पर मेथड्स पे बना सकते हैं, मतलब HTTP रिक्वेस्ट के मेथड्स पे, और दूसरी वीडियो हेडर्स के ऊपर। मैं देखूंगा, मैं बना सकता हूँ, नहीं तो तुम ऐसे ही। गेट और पोस्ट, हाँ बोलो। गेट और पोस्ट समझ में आ गया सर, लेकिन जो बाकी के जो है ना, पुट, पैच वगैरह, हाँ तो और डिलीट भी, वो कैसे काम करता है वो समझ में नहीं आया। हाँ, वो समझ तभी आएगा जब एक्चुअल में यूज़ करोगे, और एकदम से अच्छे तब समझ में आएगा जब तुम बैकएंड में बनाओगे खुद से। ठीक है, तो और
और हाँ। सर आप थंडर स्टॉर्म के ऊपर कोई वीडियो बनाओगे क्या? थंडर स्टॉर्म नाम है कि क्या नाम है उसका? ऐसा ही थंडर कुछ है ना, क्लाइंट। थंडर। थंडर हाँ, क्लाइंट। थंडर क्लाइंट, वही। हाँ। हाँ, वही। हाँ, थंडर क्लाइंट है। हाँ। उसके ऊपर मैंने वही उस वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी, तो अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा उस पर। अलग से वीडियो इस कोर्स के अंदर तो नहीं बनाएंगे, बाद में कभी अगर देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो बना देंगे। यही वाला वीडियो है। सर हाँ, इसमें सर बताया। मेरा क्वेश्चन ये है हाँ। कि जैसे आप कोड के अंदर जैसे हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, हम्म। जैसे पेज के अंदर हम गेट वगैरह रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, हम्म। तो फिर ये एक्सटेंशन का हम क्यों यूज करेंगे? इसका क्या यूज होता है? कौन से एक्सटेंशन का? ये थंडर क्लाइंट का। हाँ, वो। हाँ, थंडर हाँ, का क्यों यूज करेंगे उसको? इसका यूज़ हम मेनली टेस्टिंग के लिए करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजने से पहले अच्छी बात होती है कि तुम अगर कोई एपीआई है तो उसको इन एक्सटेंशन से भेज के एक बार देख लो काम कर रही है कि नहीं, सही से रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं। उसके बाद कोड लिखने जाओ। नहीं तो तुम मान लो बहुत सारा कोड लिख दिया और पता चला एपीआई ही नहीं काम कर रही है, तुम्हें लगेगा तुमने अपने कोड में कोई गलती की है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज के देख लेते हैं एक बार काम कर रहा है, फिर करते हैं। और मेनली इसका यूज़ बैकएंड डेवलपर्स करते हैं। मतलब बैकएंड डेवलपर्स अपनी एपीआई बनाएंगे, वो ऐसे अलग अलग यूआरएल्स बनाते हैं और फिर उस पर रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। वो लोग फ्रंट एंड का कोड तो लिखने जाएंगे नहीं, जावास्क्रिप्ट का कोड तो उनको आता नहीं लिखना, तो वो लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़, सर हाँ। फिर सेंड करने के बाद में क्या आता है आउटपुट, मतलब रिस्पॉन्स वगैरह क्या आता है इसमें? हाँ, एकदम वैसे ही देखो, अगर हम सेंड करते हैं यहाँ पे तो देखो पूरा ऑब्जेक्ट आ जी। गया। जैसे हम अगर कोड का यूज़ करके किए होते तो भी पूरा ऐसे ही रिस्पॉन्स आता। तो ऐसे ही अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स। एक्टिव है वगैरह इससे पता चल जाएगा हमको डायरेक्टली? हाँ, इससे मतलब सीधा बैकएंड डेवलपर्स जब भी डिज़ाइन करते हैं कोई एपीआई तो टेस्टिंग करते हैं इसका इन सब सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके। थंडर क्लाइंट बहुत लोग सर यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन है पोस्टमैन, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो सर हम मैन्युअली भी कर सकते हैं ना टेस्टिंग, जैसे कंसोल लॉग करके कोड के अंदर डायरेक्ट? हाँ, कोड तुम्हें अगर लिखना आता है, कोड पे बहुत कॉन्फिडेंट हो तो कोड में करके लिख दो। लेकिन स्टार्टिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम एक ही बार कोड लिखेंगे और एकदम सही लिख देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे तुमने फेच का यूज़ किया होगा, लेकिन अभी अगर तुमने स्टार्टिंग में ही अभी फेच यूज़ किया है एक ही दो पेज बार। किया है सर हम्म, हाँ, तो लिखने जाओगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब दिक्कत हो जाए, थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख दो, आगे पीछे लिख दो। गेट रिक्वेस्ट तो बहुत इजी होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट में थोड़ी सी हो सकती है ऊपर नीचे हो जाए। तो एक बार यहाँ पे देख लो एकदम सही से अगर काम कर रहा है, फिर जब कोड लिखने जाओगे तब अगर तुम्हारा कोड नहीं काम करेगा, अगर आउटपुट नहीं आएगा, तो तुम्हें पता रहेगा कि एपीआई में दिक्कत नहीं है। एपीआई तो काम कर रही थी पोस्टमैन के अंदर या थंडर क्लाइंट के अंदर, तुम्हारे कोड में कोई दिक्कत है। तब उस टाइम पर तुम ये कॉन्फिडेंट रहोगे कि एपीआई सही चल रही है। और इसका वही मैंने बताया कि बैकएंड डेवलपर्स टेस्ट करते हैं कि मतलब उनकी एपीआई सही से काम कर रही है कि नहीं। उनको कोई फ्रंट एंड का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो कोड लिखना पड़ता है फिर। सर से थंडर क्लाइंट तो पोस्टमैन से सही रहेगा ना, डायरेक्टली वहीं पे हम चेक कर सकते हैं, हाँ, सही है कोई ये। एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा? मतलब हाँ। दोनों काम कर सकते हैं ना, वो चीज जो चीज पोस्टमैन कर सकते हैं वो चीज कर सकते हाँ। हैं, नहीं थंडर हाँ। क्लाइंट? हाँ, एकदम सारे काम से बोल रहा हूँ, सारे काम कर सकता है एकदम। एक्चुअल में ये थंडर क्लाइंट पोस्टमैन का कॉपी है। पोस्टमैन लगभग ठीक है। कई सालों से है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन थंडर क्लाइंट अभी मेरे सामने ही आया है, मैंने डेवलपमेंट सीखना शुरू किया था उसके बाद ही आया है। और पोस्टमैन जब मैंने नहीं सीखा था डेवलपमेंट तब से है, बहुत अच्छा, पाँच फिर छः साल से। पोस्टमैन को डुबाने के लिए आया है अभी? हाँ, मतलब जब से आया है तो काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब स्विच कर लिए हैं, क्योंकि यहीं पे डेवलप करते हैं एपीआई, इधर ही टेस्ट कर लेते हैं, कहीं दूसरा सॉफ्टवेयर जाना ही नहीं है। सही है तो सही। सही है, मतलब काफ़ी 90% काम कर देता है। और कुछ मैं देखता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट करने का ऑप्शन है कि नहीं। सर उसके ऊपर हाँ। वीडियो बनाओगे, वो हाँ, किसके ऊपर? हेडर्स वगैरह वो थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ, ठीक है, मैं बना दूंगा कुछ HTTP रिक्वेस्ट पे एक बार फिर से मैं इन डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, क्या क्या भेज सकते हैं, क्या क्या सब कुछ बना दूंगा एक बाकी वीडियो। सर जो इम्पोर्टेंट है जैसे गेट हम्म। पोस्ट वगैरह है, डिलीट हम्म। वगैरह हम्म। इम्पोर्टेंट है, वो हम्म। थोड़ा बताना। ठीक। तो ठीक है, मैं बता दूंगा। और वैसे बस वो सब नाम है केवल अलग अलग, और डिपेंड करता है बैकएंड के ऊपर कि बैकएंड पे क्या इम्प्लीमेंट किया गया है। बैकएंड चाहे तो ऐसा कर सकता है कि रिक्वेस्ट आ डिलीट रिक्वेस्ट,
और वो एक नया चीज़ क्रिएट कर दे, नया यूज़र। बैकएंड पे डिपेंड करता है टोटली। हाँ हाँ, लेकिन कन्वेंशन है कि अगर डिलीट रिक्वेस्ट आएगी तो डिलीट ही करना है, और पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो कुछ क्रिएट करना है, और पुट रिक्वेस्ट आती है तो कुछ चेंज करना है, एडिट करना है। तो एक कन्वेंशन है, उसको सब फॉलो करते हैं। नहीं तो बैकएंड के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ भी कर सकता है वो। तो सही है। और फिर हाँ, ये हो गया। अक्षय 5 गेम, योर फेवरेट गेम सर्वर टेक्स्ट देन सर्वर टेक्स्ट देन रेंडर लाइक अक्षय 5 गेम। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। सर्वर से हाँ डेटा बीच में डाल के, टेक्स्ट डाल के निकालते हैं, डेटा लाइक टेक्स्ट के बीच में निकालते हैं। व्हाट इज 5 गेम। ये क्वेश्चन किसी को समझ में आ रहा है? अक्षय क्या पूछने चाह रहे हैं? हाँ, शायद मुझे समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है। एक डेटा को सर्वर से लेके फिर उसको स्ट्रिंग में दिखाना है, ऐसे कुछ। अक्षय अपना माइक थोड़ा सा अनम्यूट करके बोलो और क्वेश्चन पूछने की प्रैक्टिस करो, थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करो, ताकि इंटरव्यू जब हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस रहे तुम्हारी बोलने की, है ना। ज्वाइन तो करते हो हर बार। हेलो सर। हाँ जैसे हम फॉर्म के अंदर कोई डाटा फिल करते हैं जैसे हाँ। यूजर्स के, तो हम्म। वो सर हम सिर्फ डाटा बेस में ही सेव कर सकते हैं क्या? कोई फाइल में सेव नहीं कर सकते? फाइल में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन वो फिर उसके लिए भी हमें नोड जेस की ज़रूरत पड़ेगी। हम फाइल में लिख सकते हैं नोड जेस, हमें जैसे तुम केवल जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके फाइल में राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन नोड मतलब वो जेस फाइल जेसन के रहेंगे ना? तुम किसी भी फाइल में राइट कर सकते हो। तुम जावा स्क्रिप्ट, देखो नोड जेस एक ऐसा मतलब हमें कंट्रोल देता है कि हम अपने फाइल, अपने सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, नई MP3 MP4 फाइल क्रिएट कर सकते हैं, नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, नई जावा स्क्रिप्ट CSS फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर जो भी चाहे हम लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम एक फाइल के अंदर हम कर सकते हैं कोई भी चीज़, मतलब जैसे नोट। सर हाँ, डेटा हम MS वर्ड वगैरह में कर सकते हैं या फिर एक्सेल में वगैरह? एक्सेल का तो नहीं पता, लेकिन गूगल शीट में कर सकते हैं। मतलब गूगल शीट की API होती है, मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत लोग करते हैं। गूगल शीट में डेटा सीधा अपने सर्वर से शीट में डाल देते हैं। तो मतलब कर सकते हैं गूगल शीट में। एक्सेल का मुझे नहीं पता है, एक्सेल में कर सकते हैं कि नहीं। तो सर्वर पे योर फेवरेट गेम टेक्स्ट है, फ्रंट एंड में अक्षय गेम, अक्षय फेव टेक्स्ट रेंडरिंग करना है। ठीक है, तो सर्वर से डेटा उठाओ, मतलब सर्वर से डेटा आएगा और उसको तुम अपने फ्रंट एंड में दिखा दो। सर्वर से तुम्हारा नाम आएगा, नाम को तुम्हें दिखा देना है बस। यहाँ पे मुझे यही लगता है कि तुम्हारा यही क्वेश्चन है। तो एक बार तुम्हें डेटा मिल गया, फिर उसको तुम किसी भी स्ट्रिंग में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में करके दिखा सकते हो। और अभिषेक पटेल का क्वेश्चन है, सर जावा स्क्रिप्ट के गूगल में कोड देखो, कहीं कहीं पे 1 लाइन के कोड लिखा है, कहीं पे 4 से 5 लाइन का कोड लिखा होता है, कोई फंक्शनैलिटी के कोड देखो तो। मतलब एक ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग अलग, ऐसा बोल रहे हो तुम? कहीं पे 5 लाइन का सोल्यूशन है, कहीं 1 लाइन का सोल्यूशन है। तो अगर ऐसा है तो देखो तुम जो भी तुम्हें सही लगे। हाँ, तो यही है तुम्हारा क्वेश्चन। तो देखो, पहली बात तो 1 लाइन का सोल्यूशन भी होता है। तो अगर 1 लाइन का सोल्यूशन समझने में ईजी है तो ये यूज़ करो, और समझ भी आता है। तो अगर रीडेबल है तो 1 लाइन का यूज़ करो, सबसे अच्छा है। अगर 1 लाइन का तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कैसे काम कर रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करो, लेकिन उसको मत यूज़ करो अगर उतना ईजी नहीं है, ईजी टू अंडरस्टैंड। 4-5 लाइन वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर 1 लाइन का सोल्यूशन है तो ज़्यादा अच्छा होता है वो। तो 1 लाइन वाला यूज़ किया करो। ज़्यादातर 1 लाइन का जो सोल्यूशन होता है ना, वो मॉडर्न सोल्यूशन होता है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं।
तो वहाँ पे सारा जो कोड है काफ़ी छोटा हो जाता है, और 4-5 लाइन में पुराने ज़माने का कोड रहता है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अच्छा, अक्षय कुमार का ये है कि क्वेश्चन बीच वाला टेक्स्ट चेंज करना है, मतलब ठीक है, कर सकते हो तुम, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो, 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। देखो तुम कर सकते हो, स्प्लिट करके फिर वहाँ पे बीच में डाल के फिर से ज्वाइन कर सकते हो। हाँ सर, कहीं कहीं सेम फंक्शनैलिटी 1 लाइन में होता है, ठीक है, और उसी को 4-5, ठीक है। हाँ, तो 1 लाइन का सोल्यूशन ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा मॉडर्न रहेगा और सही रहता है। और किसी का कोई क्वेश्चन छूटा तो सर जो नहीं? थंडर्स क्लाइंट होता है वो सर मतलब सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है ना? हाँ, टेस्टिंग के लिए है, उसको एक्चुअल में एप्लीकेशन में थोड़ी यूज़ करेंगे, टेस्टिंग के लिए होता है बस। हम्म। अच्छा, बाकी कोड तो लिखना ही पड़ेगा हमको। हाँ, कोड तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन बना रहे हो उसके लिए कोड तो लिखना ही होगा। वो तुम्हारे लिए कोड लिख के नहीं देगा, वो तुम्हारे एप्लीकेशन में कोई आके बैठ नहीं जाएगा तुम्हारे, वो बस वीएस कोड में है, ठीक है, वो बस टेस्टिंग के लिए और है। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सर। हाँ। अभी सर क्या हो रहा है कि हमारा नोड.जेएस स्टार्ट कर दिया हमारा, और डीएसए करवा रहे हमारा, तो वो सर अभी जावास्क्रिप्ट में करा रहे थे, और हम्म। अभी डायरेक्टली हमको शिफ्ट करवा रहे हैं जावा के ऊपर, कि जावा के ऊपर कंपनीज के अंदर ज़्यादा सर पूछते हैं वगैरह डीएसए वगैरह। हम्म। तो सर कुछ लोग बोले कि जावास्क्रिप्ट में ही करो, और कुछ लोग बोले कि जावा में करो, तो कौन सा सही रहेगा? तुम बताओ कौन सा सही रहेगा। मैं तो सर जावास्क्रिप्ट ही बोला, क्योंकि हाँ। सर अभी तक जावास्क्रिप्ट में किए तो फिर जावा क्यों करेंगे? हाँ, तो मैं भी वही बोलूँगा, पता है तो फिर नहीं नहीं सर, सर ने क्या बोले कि जावा में सही है, ऐसे बोले ना, देखो, इसलिए फिर आपको भी पूछा मैं। नहीं ठीक है, मतलब तुम्हें एक ही लैंग्वेज करना है, एक ही में तुम डीएसए कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज उतना लैंग्वेज डिपेंडेंट डीएसए नहीं होता है, तुम्हें चॉइस मिलती है किस लैंग्वेज में तुम्हें सॉल्व करना है, तुम कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। ये तो कर तो सकते हैं सर, वो हम्म, ठीक है, लेकिन सिंटेक्स वगैरह भी थोड़ा डिफरेंट रहेंगे ना जावा के, तो उसको भी टाइम लगेगा फिर। हाँ वही, मतलब तुम्हें जावा फिर सीखना पड़ेगा, बिना अच्छे से सीखे कर नहीं पाओगे। जावास्क्रिप्ट सीख लिया, उसी में करो, 10 लैंग्वेज सीखने जाओगे कुछ भी नहीं होगा। तो सर, और सर जावा का कोड भी लेंदी होता है सर, बहुत हाँ। लंबा लंबा हाँ। कोड होता है जावा का। हाँ, बहुत लंबा होता है, सेम चीज़ के लिए काफ़ी लंबा कोड लिखना पड़ता है, काफ़ी बड़ा होता है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जावा का, थोड़ा बहुत देखा है बस ऐसे ही हवा हवाई, लेकिन देखा है बड़ा होता है कोड। एसक्यूएल ओरेकल को कैसे डेटा पोस्ट करते हैं? थ्रू फैच यूज़ करके। तो एसक्यूएल और मतलब एसक्यूएल का मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, मुझे मोंगो डीबी का आइडिया है, तो गूगल पे सर्च कर लो, सेम चीज़ मैं कॉपी करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अगर इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा सही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन हम हिंदी में ही कर लेते हैं। फेच डेटा फ्रॉम रेस्ट ओरेकल, ये डेटा फेच करने की बात हो रही है यहाँ पे। अगर इंग्लिश में करोगे तो सही रिज़ल्ट आएगा। ये सेम क्वेश्चन इंग्लिश में करके सर्च कर लेना गूगल या यूट्यूब पे, मिल जाएगा, ठीक है। मुझे नो एसक्यूएल आता है, जिसमें मोंगो डीबी मुझे आता है, उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये हो गया फिर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, बोलो। सर जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को खोलोगे ना सर, हम्म। वहाँ पे आता है लेट्स वर्क करके, मतलब हम्म। या फिर वर्क कुछ लिखा हुआ है। हाँ, वहाँ लेटेस्ट पे जब लेटेस्ट वर्क्स। हाँ लेटेस्ट लेटेस्ट वर्क्स लिखा हुआ है, वहाँ पे होवर करते तब सर नीचे जाता है, हम्म। स्क्रॉल होता है, हम्म। लेकिन साइड वगैरह में स्क्रॉल करते तो नहीं होता सर पेज। हाँ हाँ, तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यूज़ किया गया है कैनवस, ठीक है। ये यहाँ पे तुम राइट क्लिक करोगे, अगर अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं, मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी राइट क्लिक, तो वो मेन्यू भी नहीं आता। अगर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ बटन के ऊपर तो ये मेन्यू आता है, अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नहीं आ रहा है। तो ये इसीलिए है क्योंकि जो कैनवस है, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कैनवस, ठीक है। ये कैनवस है जो कि हमने पढ़ा नहीं है, ये HTML का एक एलिमेंट है, लेकिन ये मेनली इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम ड्राइंग करते हैं,
और बहुत ही पावरफुल चीज़ होता है। HTML और CSS से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते कैनवस के अंदर। तो ये पूरी इसकी API होती है, जैसे डॉम की API होती है ना। डॉम में हमने सीखा एक एलिमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो ऐसे ही कैनवस की API होती है, उसका यूज़ करके हम ड्रॉ कर सकते हैं शेप्स, और फिर बता सकते हैं हमारा कर्सर मूव होगा तो कैसे मूव होगा वो सारे एलिमेंट। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिसेबल होती हैं, मतलब राइट क्लिक, स्क्रॉल, ये सब कुछ नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा बिहेवियर होता है कैनवस का, तो इसीलिए हो रहा है यहाँ पे। अगर तुम आइकन के ऊपर करके स्क्रॉल करते हो तो होता है, बटन के ऊपर करके स्क्रॉल करोगे तो होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया है कि हम मतलब यहाँ पे स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, सीधा इस लेटेस्ट वर्क पे क्लिक करेंगे तो अपने आप स्क्रॉल करके नीचे चला जाएगा। ऐसा मैंने यहाँ पे लगा दिया है स्क्रॉल। तो ये फिर वो कैनवस के बम क्या है कारण। लास्ट में? हाँ, वेबसाइट में बम क्या है लास्ट में? बम क्या है? अनुराग सिंह बम लास्ट में, वो क्या चीज़ है? क्या .com लिखा है फिर? ये BM क्या है? नहीं, हाँ हाँ, BA वो। वो मेरे पापा का नाम है एक्चुअल में, मतलब पापा का फर्स्ट नेम है। ठीक है, मेरे अच्छा पापा का नाम अच्छा था बम बहादुर। तो अच्छा। ये बम लगा दिया तो यूनिक वेबसाइट मिल गई, नहीं तो अनुराग सिंह 123 अच्छा अच्छा। लिखना पड़ता। और इसी मैं नाम बोला से। कि लास्ट में कैसे फिर से आ गया, क्योंकि सिंह तो सरनेम हो गया। हाँ, तो वैसे ही, ऐसे अच्छा इंस्टाग्राम पे भी यूज़र नेम है मेरा, एक पर्सनल अच्छा। इंस्टाग्राम और है। सर जो जो वेबसाइट के ऊपर आपका जो पोर्टफोलियो, उसके ऊपर चार्ट का जो सीन है, तो वो जैसे वहाँ पे कोई चार्ट करता है तो वो आपको कहाँ पे दिखता है? वो जो भी मैंने किया है, मैं कभी देखता नहीं हूँ, आता है लेकिन मैं कभी देखता नहीं हाँ हूँ। ये चैट यूज़ करके मैंने बनाया था। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो चैट सपोर्ट एक वेबसाइट है। तो ये लोग अच्छा। इनका कोड, तुम अकाउंट बना लो, यहाँ पे लॉगिन कर लो। मैं एक बार देखता हूँ कितने लोगों के मैसेज आए हैं। सर हम ले कस्टम नहीं कर सकते क्या? जैसे डायरेक्टली हमारे को ईमेल पे वगैरह आ जाए डायरेक्ट। हाँ, ईमेल पे भी यहाँ यहाँ पे शायद सेटिंग कर सकते होंगे कि ईमेल पे भी आए। और नेटलीफाई का यूज़ करके यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो अगर यहाँ पे कुछ करते हो तो ये नेटलीफाई में भी जाता है और ईमेल पे भी जाता है, अगर इधर कुछ करके सेंड करोगे तो ऐसा सेटअप किया है, मतलब नेटलीफाई का यहाँ पे सिस्टम लगाया है मैंने। और यहाँ पे चैट सही है सर। सपोर्ट का मैं है। थोड़ा थोड़ा वो वाला वेबसाइट दिखाना, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये चैट सपोर्ट। हाँ, 1 मिनट तुम सर। तुम मेरी वेबसाइट पे जाना, यहाँ पे क्लिक करना, तुम्हें उसका लिंक ही मिल जाएगा सीधा। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे चैट सपोर्ट, तो इसका लिंक मिल हाँ जाएगा, तुम्हें खुल जाएगा ये। तो ये कोड ठीक है देंगे सर। ये लोग, अपना खुद का कोड देंगे। तो उसी को इंजेक्ट कर देना, ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके। मैंने बस ऐसे ही लगा दिया, अच्छा लगता है, कभी यूज़ हाँ नहीं किया है। जब अप्लाई करना था सर जॉब वो के लिए तब बनाया था। सर वो थंडर क्लाइंट के ऊपर एक वीडियो बना रहे तो थोड़ा सही होता। थंडर क्लाइंट के ऊपर अभी नहीं बनाना है। थंडर क्लाइंट के ऊपर और भी बहुत लोगों ने वीडियो बनाया है, उसको देख लो। और मैं उस पर बना ठीक है दूंगा, सर। क्या बोलते हैं, हेडर पे बना दूंगा, मेथड, अलग अलग जो मेथड्स होते हैं उस पर बना दूंगा। ठीक। ठीक है सर। हम्म, तो सही है। और सर स्क्रॉल इनटू व्यू मेथड क्या होता है? इस एक मेथड होता है, मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ सही से। स्क्रॉल इनटू व्यू एक मेथड होता है, इसे क्लिक करने पर दूसरे कंटेंट विजिबल हो जाता है, बट आप दूसरे तरीके से, अपने दूसरे तरीके से किया है। हाँ हाँ, तो मैंने ये किया है स्क्रॉल ऐसा कुछ करके, मुझे याद भी नहीं है कैसे किया, लेकिन मैंने मतलब किया है, कुछ तो किया है। ठीक है, हाइट मैंने दूसरे तरीके से किया है, तो तुम देखो जिस तरीके से तुम्हारा काम करे। स्क्रॉल इनटू व्यू भी कर सकते हो, मुझे वो नहीं पता रहा होगा या तो नहीं काम किया होगा उस टाइम पे, तो इस तरह से मैंने कर दिया। तुम देखो जिस तरह से तुम्हें सही लगे। हाँ, ऊप्स कवर करेंगे,
ये अभी थोड़ा सा फैच एपीआई ओपीआई एसिंक अवेट ये सब ख़त्म हो जाए, एक दो प्रोजेक्ट बना लें एपीआईज वाला, फिर उसके बाद यही ऊप्स आने वाला है, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऊप्स चलेगा 10-15 दिन, फिर ख़त्म हो जाएगा जावास्क्रिप्ट। सर फिर उसके मॉड्यूल्स का वीडियो हाँ मॉड्यूल्स आएगा? भी आ जाएगा, मॉड्यूल्स आ जाएगा। ऊप्स स्टार्ट करने से पहले ही मॉड्यूल्स पढ़ाएंगे। ठीक है सर। सर किसी डिव को सर लेफ़्ट एक्चुअली सर राइट, ये हूप्स क्या है, इसमें थोड़ा बताओगे? ऊप्स ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा ऊप्स अगर तुमने कोई दूसरी, तुमने और कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखी नहीं है ना, तो नहीं सीखा। तो ऊप्स क्या होता है कि जैसे अभी हम हर एक काम करवाने के लिए फंक्शंस लिखते हैं ना, कोई भी छोटा सा काम करवाना होगा एक फंक्शन लिखेंगे। तो ऊप्स के केस में क्या होता है कि क्लासेस बनाते हैं, तो क्लासेस बनाएंगे और ये क्लास क्या करती है, अलग अलग तरह के मतलब ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देती है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और लैंग्वेजेस में, और काफ़ी पुराना ये सिस्टम है एक प्रोग्राम बनाने का। लेकिन अभी फंक्शनल प्रोग्रामिंग ज़्यादा ट्रेंड में है, ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा इजी है। तो अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग अभी ये नया जो पहले जो रिएक्ट था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर था, वहाँ पे क्लासेस यूज़ होती थी, लेकिन बड़ा लगभग टॉपिक है ये? हाँ बहुत बड़ा टॉपिक है क्या ओओपी? बड़ा नहीं है और छोटा भी नहीं है, एक्चुअल में है बड़ा, एक्चुअल में है बड़ा, लेकिन क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो फिर भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअल में मैं बिना डिटेल के पढ़ाया ठीक है बिना सर। मेरा जी नहीं मानता है, सही से मैं हाँ पढ़ाऊँगा। एकदम सही से पढ़ाते हो आप। हाँ हाँ तो एक बार देखने के बाद पूरा समझ में हाँ आ जाता है दिमाग में। हाँ तो एक बार जो भी मैं पढ़ा दूंगा फिर दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी आगे यूज़ करने में। तो एंगुलर में अभी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही रहता है सब कुछ, मतलब क्लासेस यूज़ करके ही कंपोनेंट्स बनाते हैं, लेकिन रिएक्ट में केवल फंक्शन यूज़ करके कंपोनेंट बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है फिर, बहुत ही मस्त चीज़ होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे पर्सनली, और ट्रेंड भी जो है इंडस्ट्री का फंक्शनल प्रोग्रामिंग के ऊपर जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेकिन और लैंग्वेजेस में है और कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन अभी तक जो जावास्क्रिप्ट का ट्रेंड है वो उसमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उतना ज़्यादा अभी नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन है जाननी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी मिलेंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, और न्यू करके हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं क्लासेस के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर करेंगे यहाँ पे। हाँ ऐसे वीडियो बनाओ सर, बहुत सही वीडियो बना रहे हो आप। ऐसे ही हाँ पढ़ो। हाँ ऐसे ही पढ़ाएंगे भाई, अभी तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, अभी एक्सपीरियंस होने दो, अभी तो तरीका शुरुआत बहुत किया ही है। सही है बस थोड़ा सा स्लो स्लो थोड़ा बात करते हो, लेकिन हाँ सही है फिर भी। हाँ स्लो करता हूँ, रिपीट करता हूँ बहुत ज़्यादा, वही सेम चीज़ बार बार, मुझे भी पता है। लेकिन देखते सही है हैं। सर, बहुत सही है। हम्म, वही सही है, हम्म, क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाती है फिर हाँ दोबारा बात करते हो तो। हाँ तो बार बार रिपीट करता हूँ इसीलिए कि एक बार तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, फिर आगे एक बार समझ आना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा कम रिपीट करूँगा तो भी समझ आ जाएगा, अगर तुम्हें देखना है तो दोबारा से बैक करके देख लोगे, तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटी अच्छी ही होगी। और हाँ सही है, तुम लोग सपोर्ट करते रहो और अपने दोस्तों को बताते रहो, शेयर करते रहो, जो भी तुम्हें लगता है कि कोई इंटरेस्टेड हैं उन लोग को भी बताओ, तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, ग्रो करवाओ चैनल को। सर, थोड़ा हाँ है ना। थंडर क्लाइंट के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताओगे, क्या क्या कर सकते हैं उससे? आ, उस वीडियो में मैंने बताया ऑलरेडी, जो भी उस वीडियो में बताया। तुमने ये वीडियो देखा है, कौन सा वाला? ये टॉकिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड? हाँ देखा एवरीवन, है सर, लेकिन उसपे अभी तक उतना हमने भी ज्यादा नहीं बताया आपने। हाँ तो बस उतना ही होता है, समझ लो उसमें हर एक चीज़ तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस रिक्वेस्ट भेजो उसमें सिर्फ रिस्पॉन्स। आपने गेट हाँ के बारे में ही बताया उसमें। हाँ तो गेट और पोस्ट ही यूज़ करेंगे ज़्यादातर, और जब भी कोई भी मतलब कोई भी रिक्वेस्ट होगी, बस तुम्हें ये इतना समझना है कि उसका यूज़ करके हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे, और वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आता है, और हम उसको टेस्ट करने के लिए थंडर क्लाइंट का यूज़ करते हैं। सेम चीज़ हम अपने कोड का यूज़ करके भी कर सकते हैं,
लेकिन थंडर क्लाइंट का यूज़ करेंगे तो हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हमें पहले ही पता चल जाएगा एपीआई सही से काम कर रही है कि नहीं। तो बस यही होता है थंडर क्लाइंट। और तुम देखो, तुम खुद से जाके डिलीट के लिए चेक करो, तुम एपीआई डिस्कवर करो, डिलीट के लिए चेक करो खुद से। अभी आप कौन सा यूज़ करते हो, पोस्टमैन कि थंडर क्लाइंट? मैं पोस्टमैन ही यूज़ कर लेता हूँ, मतलब ऑफिस के काम में पोस्टमैन ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि पोस्टमैन ऑफिस वाले ही यूज़ करते हैं, तो मैं भी पोस्टमैन यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर मैं खुद का अगर कोई काम कर रहा हूँ, खुद पढ़ रहा हूँ या खुद पढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो थंडर क्लाइंट यूज़ करता हूँ। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है, इतना टेंशन मत लो, ठीक है। वही। हाँ, हाँ सेम चीज़ है। तो और कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर तुम पोस्टमैन यूज़ छोड़ दिए, थंडर क्लाइंट सीख लिए, तो अब तो तुम्हारी जॉब ही नहीं लगेगी, अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, तुमने एकदम दूसरे दुनिया में कदम रख दिया है, अब क्या होगा। ऐसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों में से एक भी नहीं करोगे तभी जॉब लग जाएगी, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि इसका यूज़ करके टेस्टिंग करते हैं। और कुछ लोग मेंशन भी करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में कि पोस्टमैन की जानकारी होनी चाहिए। तो पोस्टमैन मतलब थंडर क्लाइंट, वही सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सर, बैकएंड का काम नोड में होता है ज़्यादा या फिर वो एक्सप्रेस में होता है? एक्सप्रेस में, मतलब एक्सप्रेस का ही ज़्यादातर कोड लिखते हैं, लेकिन वो भी नोड के ऊपर ही बना है, तो चाहे नोड बोलो चाहे एक्सप्रेस बोलो, एट द एंड नोड जेसी है सब कुछ। ड्रैगेबल करवाना है लेफ़्ट राइट, डिव को लेफ़्ट और राइट साइड में ड्रैगेबल कैसे करें, ओनली लेफ़्ट और राइट, अप नॉट अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इसको गूगल करो, मुझे भी नहीं पता है। ड्रैगेबल क्योंकि करने पे ये सारे साइड में, मतलब सारे डायरेक्शन में होता है। तो सर्च करो हाउ टू मेक div ड्रैगेबल इन एक्स एक्सिस ओनली, यहाँ पे लिख दो मेकिंग ड्रैगेबल ऑन एक्स एक्सिस। ये कोड पेन का कोई एग्जांपल है, ये देखो इन्होंने इस तरह से, ये तो ओवरफ्लो करके शायद कर दिया है, पता नहीं। तो देखो सर्च करो, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, मुझे भी सर्च ही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। सर्च करना, और अगर ना हो तो फिर तुम वहाँ पे पूछ लेना, टेलीग्राम में पूछ लेना, बाद में रिसर्च करके देखते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। यस, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, हाँ ये सब इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स हैं। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि कुछ है नहीं, बस खाली नाम है। सर, आपको JWD पता है? JWT, हाँ। हाँ पता है, यूज़ भी किया है। जेसॉन वेब टोकन होता है, उसका यूज़ करके लॉगिन करवाते हैं, बेसिकली उसको बैकएंड से भेजा जाता है, फ्रंट एंड में स्टोर हो जाता है, जिसका यूज़ करके ये पता चलता है कि यूज़र लॉग्ड इन है। ऑथेंटिकेशन के लिए होता है ना यूज़? हाँ, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है वो, लॉगिन तो सर, साइन इसमें इन। कौन सा यूज़ होता है, गूगल का या फिर फेसबुक का? कहाँ पर? ये JWD का, जिस ऑथेंटिक। वो कोई ऐसा, मतलब JWT एक समझ लो इनक्रिप्टेड की है, ठीक है। तो वो कोई ज़रूरी नहीं गूगल से हो, फेसबुक से हो, कहीं से भी हो सकता है, मतलब गूगल का भी हो सकता है, फेसबुक का भी हो सकता है। वो लोग, जैसे अब तुम पूछो जावास्क्रिप्ट कौन से यूज़ करते हैं, ठीक है, या जेसॉन कौन सी कंपनी से आता है, गूगल से आता है, फेसबुक से, तो ऐसा नहीं, सब जगह से आता है जेसॉन या जावास्क्रिप्ट जो भी। वैसे JWT है, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में की होती है, जो कि बैकएंड से आती है, हमारे फ्रंट एंड में स्टोर हो जाती है। उसके अंदर यूज़र से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि यूज़र नेम हो सकता है और कोई एक यूनिक की होती है। फिर वो बैकएंड में जाती है, वेरीफाई होती है, इससे पता चल जाता है कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं। तो यही होता है JWT। सर, मैं गूगल पे सर्च किया था एपीआईज के बारे में, तो कुछ कुछ वेबसाइट के ऊपर सर जो एपीआईज जो लिंक मिलता है ना, तो दूसरे टाइप का ही होता है, वो समझ में ही नहीं आता। दूसरे टाइप का क्या मतलब है?
जैसे समझो कोई वेबसाइट होगी पिक्साबे वगैरह, हम्म। तो उसका अगर यूज करना है हमको, हाँ तो हाँ। सर वो लिंक अलग ही प्रोवाइड करते हैं। हाँ वो लोग वहाँ पे ऑथराइजेशन तुम्हें वो की एक ऐड करनी पड़ेगी, है ना। सीक्रेट की वो लोग प्रोवाइड करेंगे, तब तुम एक्सेस कर सकते हो। वो सब अभी हमने नहीं देखा, आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। हमें कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हमें सीधा ऐसे ही लिंक मिल जाती है, वहाँ से डेटा ऑन जैसा बोल रहा हूँ, जेसॉन डेटा हम लोग फेच कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी वो होती हैं एपीआईज जहाँ पे हमें सीक्रेट की ज़रूरत होती है। तो वो सारी वेबसाइट्स जब वहाँ पे अकाउंट बनाएंगे हम लोग, तब वो लोग हमें एक की देती हैं जिसको सीक्रेट की बोलते हैं कुछ लोग, या ऑथेंटिकेशन की बोलते हैं। तो उसको हमें पास करना होता है जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो अपने हेडर में पास करना होता है कि ये हमारी सीक्रेट की है। तो उसका यूज़ करके वेरीफाई करेंगे कि इस यूज़र से रिक्वेस्ट आ रही है, फिर उसको भेजते हैं। तो वो एपीआई थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, उसमें लिमिट भी होती है, इतना बहुत ज़्यादा हम लोग रिक्वेस्ट भी नहीं भेज सकते हैं। तो सही होती है, वो लोग अपने सिक्योरिटी के लिए करते हैं कि कोई भी अनलिमिटेड रिक्वेस्ट ना भेजे। तो जावा इस जावास्क्रिप्ट के सीरीज में हो जाएगा या आप बोल रहे हो? हाँ, मुझे ये चीज़ कवर करेंगे, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। कोई अलग से कोई वैसा वीडियो नहीं होगा उसके ऊपर। तो वो कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हमें JWT की ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे वहाँ पे। और सर एक पासपोर्ट जेएस करके भी, वो उसका क्या है सीन? पासपोर्ट जेस का यूज़ करके भी लॉगिन करते हैं, लॉग आउट मतलब ऑथराइजेशन करते हैं। तो उसको तुम खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो खुद से लिखोगे तो ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। पासपोर्ट जेस में सब कुछ बना बना मिलता है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा इजीली हो जाता है पूरा। मतलब यही है ना सर कि जैसे गूगल से कोई लॉगिन कर सकता है या फिर कोई फेसबुक से लॉगिन कर सकता है? हाँ हाँ, गूगल से कर सकता है, फेसबुक से कर सकता है, उसका ऑप्शन होता है उसमें। और ये सब जो कुछ भी ये स्वप्निल पूछ रहे हैं, ये सब कुछ बैक एंड का है। ठीक है, तो जो भी फ्रंट एंड वाले हैं वो ज़्यादा ये मत सोचें कि तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, तो ये बैक एंड अच्छा, का है अभी पासपोर्ट सर जिस। हाँ नोट जेएस कर रहा हूँ ना सर, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो सब बैक एंड का चीज़ है। तो वहाँ पे मतलब हर एक तरह का लॉगिन विद गिटहब, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये सब कुछ का ऑप्शन होता है। तो बहुत ही ईजिली हो जाता है पासपोर्ट जी इसमें। ठीक है सर। ठीक है, करने के लिए था वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उसको ऑलरेडी बना दिया हूँ। कोड है क्या आपके पास? मेरे पास कोड नहीं है ऑलरेडी उसका। लॉगिन बोल रहा हूँ, क्विज ऐप का कोड ऑलरेडी नहीं है। उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उस पर एक बार वीडियो बनाते हैं। कुछ देखो, 1-2 वीक में वीडियो उस पर बनाएंगे तो फिर वो हो जाएगा कवर, वहाँ पे तुम्हारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। और तब तक तुम चाहो तो ग्रुप में किसी से पूछ सकते हो, कोई ना कोई बनाया होगा। कुछ लोगों ने बनाया था, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन कुछ लोगों ने बनाया है। लगभग 90-80% बन गया है सबका। तो फंक्शनैलिटी भी काम कर रही थी। तो जिसने भी बनाया हो वो शेयर कर सकता है, आप लोग शेयर करो बना के यहाँ पे प्रोकोडर ग्रुप में। और पीयूष, तुमने ज्वाइन किया है टेलीग्राम ग्रुप? तो वहाँ पे शेयर कर सकते हो, तुम बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। अच्छा, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे पूछो, किसी ने अगर बनाया हो तो उनसे बात करो। ठीक है, और सर शेयर, हाँ मतलब, सर फ्रंट हाँ फ्रंट हाँ। एंड जॉब के लिए सर डीएसए आता है क्या इंटरव्यू में? DSA बहुत ज़्यादा नहीं आता है, मतलब जब तक कि तुम बड़ी कंपनी में नहीं थोड़ा जाते हो बता तब तक सकते नहीं हो? पूछते हैं। कौन से डीएसए के टॉपिक्स आते हैं एग्जाम्पल के लिए? एक्चुअल में मैंने कभी नहीं फेस किया है, मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए हैं, और बहुत बड़ी कंपनीज़ के लिए भी नहीं दिए हैं, तो मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर पूछेंगे भी तो एरेस के पूछेंगे, स्टैक्स के पूछेंगे, क्यूज़ के पूछेंगे, और अ, बस यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, और बड़ी कंपनी में पूछते हैं। और उसके लिए तुम गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे और लोगों के वीडियोस देखो, वो लोग ज़्यादा अच्छे से बताएंगे जिन्होंने ऑलरेडी बड़ी कंपनीज निकाल रखी हैं। ठीक है, ठीक है सर, हाँ। हाँ, और गूगल पे एज सर्च अ करो। फ्रेशर्स तो नहीं पूछेंगे लग रहा है। हाँ, नहीं पूछते हैं, तुम ज्वाइन करो, देखो, नहीं पूछते हैं। और
अगर तुम सीधा कॉलेज से जाते हो तो कॉलेज में तुम्हें फ्रंट एंड से रिलेटेड नहीं, सीधा उससे डीएसए से ही पूछते हैं ज़्यादातर। जो कॉलेज में कंपनीज आती हैं वो लोग डीएसए ही पूछते हैं, लेकिन तुम्हें फ्रंट एंड रोल के लिए जब अप्लाई करोगे एक्चुअल में, स्पेशली फ्रंट एंड रोल के लिए जब तुम अप्लाई करते हो, उस टाइम पर नहीं पूछा जाता है तुमसे। तुम अगर फ्रंट एंड में अच्छे हो तो आराम से सिलेक्शन ये ऐसे तुम्हारा कर रहा हूँ मैं, आता है, लेकिन अभी रिवीजन करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। अमन ने बनाया है, हाँ अमन से तुम बात कर सकते हो। अमन, तुम अगर इस वीडियो को देखना तो अपना जो भी है नेटलीफाई पे डिप्लॉय करके शेयर कर देना लिंक, तो मिल जाएगा और भी लोग देख लेंगे। और ठीक है। और भाई, और सब लोग कैसे हो? अमित, तुम बताओ क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो? और गुरनो? हेलो। हाँ अमित, कैसे हो? फाइन सर। क्या पढ़ाई चल रही है अभी आजकल? अभी तो हाँ, सीएसएस फ्लेक्स मैं पढ़ रहा था। अच्छा फ्लेक्स बॉक्स, जी, फ्लेक्स बॉक्स। सही है, समझ आ रहा है? हाँ, समझ तो आ रहा था। अभी मैंने एक असाइनमेंट बनाकर टेलीग्राम में पोस्ट किया था। ये देखा है वो, उसमें कार्ड टाइप में था, है हाँ, ना? जी जी। सही मेरा है। हम्म, उसमें मैं एक ही सीएसएस प्रॉपर्टी को बार बार यूज कर रहा हूँ, उसको कैसे अवॉइड किया जाए? 1 मिनट में देखता हूँ तुम्हारा। जैसे वैसे तो बन चुका है, पर मैं एक ही सीएसएस प्रॉपर्टी को बार बार रीयूज कर रहा हूँ, एक उसको मिनट अवॉइड कैसे किया? में देखता हूँ। ये है तुम्हारी सी एस एस, तो यहाँ पे कौन सा तुम्हें अवॉइड करना है? जिससे उसमें पोजीशन से रिलेटेड है। अच्छा पोजिशन, जैसे हाँ अ, पोजिशन रिलेटिव तुम तो दे रहे हो कई जगह पे। पोजीशन रिलेटिव दे रहा हूँ। हम्म, वो एक लाइन में जो एक इमेज है और उसके बगल में एक कोई टैग है, पी टैग मैं यूज किया हूँ। ये वाला यहाँ पे। यस। हम्म उस देखो, तुमने लेआउट तो बना दिया है, सही भी है, हम्म, लेकिन यहाँ पर इस पूरे लेआउट में कहीं भी पोजीशन रिलेटिव यूज़ किए बिना भी तुम बना सकते हो। ठीक है, तुम फ्लेक्स हम्म। बॉक्स अभी पढ़ रहे हो, पढ़ना स्टार्ट किया है, पहला वीडियो देखा है कि दूसरा देख रहे हो फ्लेक्स बॉक्स का? अभी अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, अच्छा केवल 5 मिनट उसमें देखे हैं। अच्छा अच्छा। तो फ्लेक्स बॉक्स देखो, ठीक है, और उसके बाद एक दो प्रोजेक्ट मैंने करवाया है इसी टाइप में, तो वो प्रोजेक्ट कर लेना, उसके बाद फिर से ट्राई करना। तो तुम पाओगे कि तुम्हें ये पोजीशन रिलेटिव टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये सब कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बिना यूज़ किए ही बन जाएगा। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना और बड़े ही आराम से बन जाएगा, तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं देनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जिससे तुम लेफ़्ट 42 नेगेटिव में यूज़ कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर यस रहे हो सर। ना, तो इतना ज़्यादा तुम्हें लेफ़्ट राइट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से पढ़ना, फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके तुम्हारा 90% लेआउट बन जाता है बड़े आराम से, पोजीशन बिना यूज़ किए। और जहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे करना तुम। तो एक दो प्रोजेक्ट मेरा देख लो, वीडियो देख के बना लो। जैसे यहाँ पे प्लेलिस्ट में अगर आ जाओगे तो सी एस एस प्रोजेक्ट्स कुछ मैंने करवाए हैं। कहाँ आ गया सी एस एस प्रोजेक्ट्स? ये सी एस एस प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करवाए, लेकिन इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इन सबको कर लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ग्रिड वाला चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बाकी इतने प्रोजेक्ट्स कर लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कहाँ पे क्या यूज़ करना है। और कुछ प्रोजेक्ट्स तुम और भी देख लो, वीडियो देख के कर लो, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। तो फिर ज़्यादा तुम्हें रिलेटिव वोलेटिव नहीं यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और केविन पाउल को यूट्यूब पे फॉलो करो अगर सी एस एस अच्छा करना है तुम सब लोग को। केविन पाउल, वो हेलो। हाँ, किया
अभी तो उनका पड़ा हुआ है मेरे 21 दिन का जो ये हाल हाँ फिलहाल में हुआ था उसमें ज्वाइन किया था। हाँ, और तो कॉन्करिंग ये एक भी रिस्पॉन्सिव वीडियो लेआउट। हाँ, रेस्पॉन्सिव लेआउट अभी एक भी वीडियो देखे नहीं है, पर पूरा वीडियो ईमेल पर आया हुआ है। ठीक है, देखो उसको, बहुत ही अच्छा है वो। एक बार तुम मेरा सीसस ख़त्म कर लो, फिर उसको उसको देखना। और चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें फ्लेक्स बॉक्स वो भी यूज़ करेंगे, तो तुम्हें फ्लेक्स बॉक्स पता होना चाहिए। और केविन पाउल को अच्छे से फॉलो करो, सीएसएस अच्छा हो जाएगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर। सीएसएस जो है, अभी अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेफ़्ट राइट बहुत ही एकदम एकदम से पिन पॉइंट करके अगर वैल्यू सेट करनी पड़ रही, तो इसका मतलब है कि दिक्कत है कोई, तुम्हारा कोड सही से नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, तो सीएसएस और अच्छे से सीखो, केविन पॉल को फॉलो करो, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं उन्होंने, उन प्रोजेक्ट्स को करो उनके देख के। फिर उसके बाद तुम अपने प्रोजेक्ट्स बनाना, तो फिर अच्छे से बनेगा। ओके। हेलो सर। हाँ, यस। जैसे VS कोड के अंदर जो अपना थीम रहता है, हम्म, तो वो सेम क्या हमको हमारे वेबसाइट पे ऊपर यूज करना है, और उसके द्वारा हमारा यूजर कॉपी भी कर सके वो कोड, तो थोड़ा उसके सा लिए हम आवाज़ क्या कट कर गई, सकते हैं? जैसे वीएस क्या बोला, वीएस कोड के अंदर जो थीम रहता है। VS कोड के अंदर जो थीम रहता है, जो यूज कर रहे, तो वही सेम कोड हमको वेबसाइट यूज करना है, जिससे यूजर कर सके वो कोड। हम्म, आवाज़ तुम्हारी कट गई है, कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया है, अगर वही है तो बताना तुमने बोला कि जो वीएस कोड के अंदर का थीम होता है, जैसे कि ये थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको अपने वेबसाइट के ऊपर कैसे यूज़ करें, तुम्हारा ये क्वेश्चन है। हाँ सर, हाँ। अच्छा, तो इसको तो यूजर यूजर कॉपी कर सकते हैं। क्या यूज़र कॉपी कर सके? मतलब हमारा जो कोड है ना, वो कोड का स्क्रीनशॉट समझ लो, या फिर कुछ जो है वो हम वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे, और वो सारा कोड कॉपी करके यूजर। अच्छा, तुम्हें अपने वेबसाइट के ऊपर कोड लगाना है जो कि वीएस कोड जैसा दिखे, कि जैसे यहाँ पे कोड होता है, हाँ, हाँ। कुछ इस तरह से। MBED। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, एक मिनट। हैश नोड। कुछ इस टाइप में तुम्हें एम्बेड करना है, लेकिन ये कलरफुल रहे, हाँ, यहाँ पे कलरफुल नहीं है ना। हाँ, कलरफुल है, मतलब हाँ, वो जैसे समझ में आना चाहिए उसको थोड़ा हाँ, क्लियरली। जैसे वीएस कोड में एकदम फॉर्मेटेड रहता है अच्छे से, तो कई वेबसाइट्स में उसे देखा भी होगा तुमने, है ना। मैं देखा है जब, इसीलिए मैं बोला हम्म, आपको। तो उसके लिए लाइब्रेरीज होती हैं, उसके लिए लाइब्रेरीज ढूंढनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट लाइब्रेरी एक आधार मुझे मिली थी, कुछ लाइब्रेरी। डायरेक्ट CSS से नहीं कर सकते? डायरेक्ट सीएसएस से नहीं कर सकते हो, करने को तो कर सकते हो, वो भी लाइब्रेरी जो होती हैं वो भी एट द एंड सीएसएस ही कुछ लिखती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा फिर, मतलब कर नहीं पाओगे। हर एक शब्द को अलग अलग स्पैन टैग में रखना होगा, उसका अलग अलग कलर देना होगा, तो वो उतना और आसान नहीं कोड है। टैग भी यूज करना पड़ेगा फिर हाँ, तो उसमें। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए लाइब्रेरी होती है, उसको तुम रिसर्च करो और बताओ मुझे कौन सी लाइब्रेरी होती है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, सही रिसर्च। काम दिया। ठीक है, हाँ, क्योंकि मुझसे एक आध बार और किसी ने पूछा है, उस टाइम पे भी मुझे याद नहीं था, और उस टाइम पे भी मैंने बता दिया मैंने होती ही है पूछा था। लाइब्रेरी। तुमने ही पूछा था। हाँ। सही है, तो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर ही मैंने चिपका दिया है। हम ढूंढो सही। जाके, सर्च करो, मिलेगी, तुम यूट्यूब पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगी। मुझे लगा आपने यूज किया होगा तो पूछ लेता हूँ, बोला। मैंने कभी जब मैं सीख रहा था तो एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल फॉलो किया था, तो उसमें था
यूडमी का कोई कोर्स था, उसमें एक यूज़ किया था उन्होंने एक लाइब्रेरी, जो कि बहुत कलर तो कर रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा कलर नहीं आ रहा था उसका आउटपुट। मैं एक बार अगर देखूं तो नेक्स्ट जेएस का कोर्स था मैक्स मिलियन का, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास वो कंपनी की यूडमी में था जो कि अभी ख़त्म एक्सपायर हो चुका है। तो सर अभी किसको फॉलो कर रहे हो आप, मतलब जैसे सीखने रिएक्ट के लिए वगैरह या फिर नोड जेएस को एडवांस लेवल का सीखने के लिए? तो अभी तो मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी तो अक्षय सैनी का मैं रिएक्ट सीख रहा हूँ। ऐसे आता है मुझे, लेकिन बस मुझे सिखाना है और अच्छे से, इसीलिए मैं सीख रहा हूँ। खुद अक्षय सैनी का एक कोर्स मैंने ज्वाइन किया है, उनका कोड मतलब रिएक्ट जेएस का कोर्स चल रहा है, उनका पेड कोर्स है, वो अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है तो कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे से सिखाऊंगा रिएक्ट, ठीक है? तो रिएक्ट रिएक्ट करना है लेकिन आपसे ही करना है अभी। हाँ, वेट करो, वेट मस्त आएगा, वेट तो सबसे करना बढ़िया। पड़ेगा अभी। हाँ, हाँ। देखो हम लोग इतना मस्त करेंगे कि हम लोग खुद का ही रिएक्ट बना डालेंगे क्योंकि रिएक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मतलब और चैनल का नाम भी सूट करता है, हाँ प्रो कोडर। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 लाइन लिखेंगे और रिएक्ट का जो कोर फीचर है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, तब तुम्हें एकदम मस्त समझ में आ जाएगा कि रिएक्ट क्या है। जो हवा लगता है ना वो सब खत्म हो जाएगा रिएक्ट। अरे मैं खुद ही मीटिंग से निकल गया था, 1 मिनट ये कोई बटन क्लिक हो गई थी यहाँ पे, दूसरे लिंक पे मैं चला गया था तो मैं ही निकल गया, मतलब अनुराग वही। सर। हाँ, मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ आ रही है। सर सबको प्रो कोडर बना के ही मानोगे अभी? हाँ, सीखते रहो, बन जाओगे, टाइम लगेगा लेकिन हाँ। बन जाओगे सब लोग। सही है। और भाई, और किसी का क्वेश्चन है? गुरनो, और बताओ क्या हाल है, क्या पढ़ाई कर रहे हो? हेलो सर। यस, क्या चल रहा है? सर अभी तो सीएसएस ही चल रहा है। अच्छा, सही है। सीएसएस में कहाँ पहुँचे? सर फ्लैक्स बॉक्स तक पहुंच गए। सही है। ओ, बाकी और कोई डाउट है? समझ आ रहा है सब कुछ? हाँ सर। सही है। और सर टेलविंड कितने दिन में हो जाएगा वो, क्योंकि मेरा सीएसएस और बूस्टरअप हो गया। टेलविंड 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है सर। हम्म, सर तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बूस्टरअप आता है तो वो भी सही हाँ, सीखना पड़ेगा टेलविंड मेरे को। सीखना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप चाहे सीखो चाहे भूल जाओ। नहीं मतलब हाँ, कंपनी के अंदर काम करने के लिए सीखना ही पड़ेगा क्या, क्या फिर बूस्टरअप से काम चल जाएगा? टेलविंड सीख लो, ज़्यादा काम आएगा। ठीक है। और सर नेक्स्ट जेएस के बारे में क्या बोलोगे? ऑप्शनल है, अभी ऑप्शनल है एक तो जॉब वो कर भी लो, उस। जॉब मिल जाए तुम्हें, ठीक है? हाँ। जॉब मिल जाए, जॉब करो कुछ दिन, फिर नेक्स्ट जेएस सीख लेना। नेक्स्ट वो भी सर जेएस कितने महीने में हो जाएंगे? नेक्स्ट जेएस कोई बड़ा है क्या? बहुत बड़ा नहीं है, रिजेक्ट आता है तो हो जाएगा तुम्हारा 15-20-15 दिन में हो जाएगा, 2 हफ्ते में, ज़्यादा बड़ा नहीं ओके है। सर ठीक है फिर तो। सर जो हाँ फ्रंट एंड जॉब के अंदर मशीन कोडिंग राउंड होता है, हाँ तो सर वो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, बस केवल नाम है मशीन कोडिंग राउंड, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं कि एक मान लो तुम्हें ऐसा दे देंगे कि कोई फीचर इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल देंगे कि ऐसा फीचर इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। जैसे कि बोल देंगे एक टेबल बनाओ जिसमें यूज़र को उसका कोई इंटरव्यू डेट हो और कोई भी सेलेक्टेड है ऐसा कोई डेट हो, और फिर उसको तुम्हें सॉर्ट करना है, सॉर्ट बाई डेट करना है, सॉर्ट बाई नेम करना है, ऐसा फीचर इम्प्लीमेंट करना है। मतलब एक फ़ीचर बना देंगे, बता देंगे, उसको तुम्हें इम्प्लीमेंट करना होगा, बस यही होता है। तुम्हें अगर तुमने प्रोजेक्ट बना के काफ़ी प्रैक्टिस की है तो तुम्हारा हो जाएगा। मैं अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ और तुम अक्षय सैनी का देख सकते हो। अक्षय सैनी ने वीडियो बनाया 2-3, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ मशीन कोडिंग राउंड अक्षय सैनी, तो देखो मशीन कोडिंग राउंड क्वेश्चंस 2,
तो ये 3 वीडियोज़ हैं, तो हम इतना अगर सर्च करोगे तो इनका तीनों वीडियो देख लोगे, एकदम समझ में आ जाएगा। सारा इंग्लिश में बताएं, लेकिन सही है। तो इन्होंने जो भी बताया वो तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी पूछा जाएगा, मतलब इस छोटी कंपनी में ये सारी क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे, और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के, और इजी क्वेश्चंस रहेंगे। यस ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट जेएस और नेस्ट जेएस पता है, बस पता है, जितना तुम्हें पता है उतना मुझे भी पता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पता है। नेक्स्ट जेएस वही व्यू जेएस का है, जैसे रिएक्ट जेएस के लिए नेक्स्ट जेएस है, वैसे ही व्यू जेएस के लिए नेक्स्ट जेएस है शायद। और नेक्स्ट जेएस एक बार मैं सर्च करता हूँ। सर नेस्ट जेस वगैरह कंपनी के अंदर यूज होता है क्या ज़्यादा? नेस्ट नेस्ट कहीं नहीं यूज़ होता है, मतलब बहुत ही कम पॉपुलर है ये बैकएंड का फ्रेमवर्क है शायद, एक्सप्रेस जेएस टाइप में। एक बार सर्च करते हैं। नेस्ट जेएस का उतना ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं सुनाई भी नहीं पड़ेगा, कोई जॉब भी नहीं होती है नेस्ट जेएस की। नेस्ट जेएस इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एफिशिएंट डिस्प्ले, वही है नोड जेएस का कंपेटिटर, नोड जेएस का बोल रहा हूँ, एक्सप्रेस जेएस का कंपेटिटर है। नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है जैसे एक्सप्रेस जेएस है, तो अच्छा होगा, मतलब मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बस सुना है नाम। हाँ, रिएक्ट कब चालू करोगे आप? वेट करो, जावास्क्रिप्ट ख़त्म होने दो, फिर टेलविंड, बूटस्ट्रैप और जे क्वेरी थोड़ा सा देख लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इन सब में 10 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद रिएक्ट जे स्टार्ट चालू कर देंगे, तो शायद फरवरी के एंड तक स्टार्ट हो जाए। हमने सोचा था कि 15 फरवरी तक हो जाएगा, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा और टाइम लग जाएगा, जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा लंबा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होगा, ठीक है। सर रिएक्ट इतना पढ़ाना कि जिससे सर जॉब थोड़ा मिल जाए इजीली। थोड़ा नहीं, अच्छा जॉब मिल जाएगा, बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। ठीक है सर, वो हम अच्छे से सीखना, तो और सही रहेगा फिर से। ठीक है, तो कम पे अगर मान जाओगे तो कम का भी जॉब मिल जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हें कम पे जो भी मानना सर ही नहीं वीडियो है। आएंगे सर वो तो देखेंगे ही पूरे। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब है, अगर तुम्हें कम की जॉब मिलती है, कोई कम कम ऑफ़र करता है, उसको मान लोगे कि ठीक है ये इतने पे जॉब कर लेंगे, तो उतने की भी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको अगर रिजेक्ट करोगे तो ज़्यादा की जॉब मिलेगी, तो रिजेक्ट करना है तुम्हें, एक बार टारगेट सेट करना है। और स्टार्टिंग में 4.5 to 5 LPA ठीक रहता है, अगर इतना देते हैं फ्रेशर में तो उतना सही है मेरे हिसाब से। 4 LPA तक भी चल जाएगा, मतलब उसके नीचे नहीं चल अच्छा रहता है, 4 के नीचे ज़्यादा थोड़ा कम हो जाएगा। आपके वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है ना सर, सारे डाउनलोड ही करके रखा हूँ। कर लो, क्या पता कब यूट्यूब बंद हो जाए है ना। हाँ, इसीलिए क- डाउनलोड करके रखा हूँ, कभी भी काम क- आएगा। कभी यूट्यूब का सर्वर गड़बड़ हो जाए, है ना, डाउनलोड कर लो, हाँ। मुझे भी दे देना अगर वो हो जाएगा तो। मैंने बस CSS तक डाउनलोड किया है अपना खुद का, अपलोड करके फिर CSS तक डाउनलोड किया है, जावास्क्रिप्ट का मुझे भी डाउनलोड करके रखना है। और भाई रमाकांत कैसे हो? बढ़िया सर जी, बढ़िया। अरे सर जी मत गुड बोलो इवनिंग। भाई सही है ये तो एक टर्म है। ठीक है, तो अच्छा, लास्ट बार हम लोगों ने डिस्कस किया था ना एसिंक के बारे में, कि ये रुक जाता है तब तो दिक्कत की बात है ना। हाँ जी, मैंने उसको करके देखा था। हाँ, तो उस पे मैंने वीडियो बनाया और मैंने दिखाया है कि कैसे दिक्कत नहीं करता है वो हम्म। रुकता है। मैंने भी हाँ, मैंने करके देखा था ना। मैंने क्या किया था ना हाँ कि एक नॉर्मल ऐसे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिया हाँ और उसको एसिंक बना दिया, और एक दूसरा मैंने प्रिंट करा के देखा। तो हाँ मुझे उसका कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर हम किसी फंक्शन पे एसिंक बनाते हैं तो वो एसिंक्रोनस ही काम करेगा, और वेट जहाँ पे लगाएंगे हम्म, उससे पहले वो जाएगा ही नहीं, उसके नीचे जो भी होंगे उसको वैसी सीक्वेंस में ही करेगा वो।
बटन लॉक हाँ। करके ही। हाँ सही है। तो एक बार एसिंक अवेट की वीडियो मैंने आज डाली है, उसको देखना तो हम्म। और भी अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो अच्छा। जाएगा। तो हाँ हाँ, वो क्या होता है कि मैं ज्वाइन ही नहीं हाँ मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाता हूँ आपका मीटिंग, थोड़ा लेट हो जाता है। आज भी मैं कर रहा था, मैं खाना बना रहा था, मैंने एक सब्जी उब्जी बनाया, मैं कहा कि अब चलता हूँ, अब ज्वाइन करता हूँ। सही है। कहाँ रहते हो? दिल्ली में है। अच्छा सही है। दिल्ली नियर नियर लाजपत नगर, अच्छा साउथ दिल्ली में। सही है सही है। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही है तुम्हारा? नहीं, अभी वर्क फ्रॉम होम ही है। अच्छा बट हाँ, ऑफिस बुलाने लगे हैं, मैं बोल दिया हूँ कि मैं घर पे हूँ, अच्छा मैं जाता ही नहीं हूँ। जिस ठीक। दिन पता चल जाए कि यार दिल्ली में बैठा हुआ तो उसी दिन बुला ले लो। सही है, जब तक चल जाए तब तक चलाओ। हाँ एकदम और से क्या। डंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि अब आ जाओ अब तब जाएंगे। एक्चुअली ना मेरे यहाँ से ना थोड़ा सा दूर भी है, हाँ गुड़गांव ना मेरे यहाँ से दूर है। अच्छा। मुझे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं जाने में। हम्म, 1.5-2 घंटे जाओ, 1.5-2 घंटे आना, 3 घंटे फिर, कौन उतना करता है। हाँ तो अच्छा, रेगुलर तो जाना। अभी आपने डाला ये सिंक वेज। हाँ बस अभी वीडियो मतलब 8 बजे से थोड़ा पहले ही, 15-20 मिनट पहले ही। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ तो ये देखना सही तो। है, आज उसको देखूंगा। हाँ उसमें हम्म। क्या होता है कि जैसे एसिंक कीवर्ड इनकाउंटर करता है हमारा हम्म फंक्शन, तो हम्म, वहीं हमारे कॉल स्टैक से वो उतर जाता है, मतलब चला जाता है, हट अच्छा। जाता है, हमारा कॉल स्टैक खाली हो अच्छा, जाता है। ये हाँ ओके, हमारा कॉल स्टैक खाली हो जाएगा, वहाँ हाँ से तो वो रिमूव हो जाता है। हाँ, लेकिन बिहाइंड द और सीन्स ब्राउज़र उसको ट्रैक करता रहता है कि अभी वो हाँ, डेटा आया कि मत नहीं आया। और अच्छा, एक्चुअली ये हो गया कि हमारा जो इवेंट लूप होता है, जो ये क्या कहते हैं, कॉल स्टैक क्या उसको बोलते हैं, कॉल बैक क्यू, हाँ हाँ उसमें जो माइक्रो का इसी टास्क क्यू होता है वो उसमें असाइन हो जाता है। हाँ, मतलब माइक्रो टास्क क्यू सीधा मतलब माइक्रो टास्क क्यू में भी नहीं जाता है वो। हाँ, वो देख ट्रैक होता रहता है हाँ वो ट्रैक होता ब्राउजर। रहता है बिहाइंड द सीन्स। जैसे डेटा आता है तब माइक्रो टास्क हम्म क्यू में जाता है वो, फिर वहाँ से होके हम्म होते हुए फिर कॉल कॉल स्टैक में जाता है। तो हम्म, देखोगे ओके। समझ आ जाएगा मस्त। मुझे भी क्लियर हो गया, उस दिन डाउट था, लेकिन पढ़ाने से पहले क्लियर करके ही पढ़ाना पड़ता है हाँ, वो तो है पढ़, ही। सबसे पढ़ा मैंने सबसे एमडीएन अच्छे बेस्ट से पढ़ा, सब कुछ समझ आ गया फिर। सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है ना, अगर किसी को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने वाले से ज्यादा अच्छा अपना हो जाता है। हम्म जो भी होते डाउट्स हाँ, क्लियर हो जाते हैं। हाँ, तो पढ़ा तो मैं रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मुझे पढ़ाने के बाद मेरी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ रही है हाँ, जावास्क्रिप्ट ही नहीं। प्रयत्न करें। मैं सब चीज की। हाँ, कई टॉपिक में पढ़ाने के बाद मैं सोचता हूँ अच्छा अब तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है पढ़ाने के बाद मुझे लेक्चर देख के उतना हम्म, नहीं समझ आता था जितना पढ़ा पढ़ा के समझ में आ जाता है। क्योंकि हम्म। पढ़ाने के लिए फिर वो अलग लेवल की नॉलेज होनी चाहिए तभी पढ़ा मिलता है, हाँ मतलब उस तरह से। हाँ, मतलब ये होता है ना कि एक अपना थिंकिंग हो जाता है कि कैसे मैं समझाऊं कि किसी का भी डाउट्स ना रह जाए। हम्म अपना बेस्ट है एकदम। हम्म। तो अगर कोई डाउट अगर मुझे ही रहेगा तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा, और मैं समझाता भी नहीं हूँ हम्म। तो जब तक क्लियर नहीं हो जाता, चाहे वीडियो ना आए एक दिन, वो ठीक है, एक दिन मैं पढ़ ही लूँगा फिर बैठ के। हाँ, और हम्म, क्या। हम्म। ऐसे सब्सक्राइबर थोड़े बड़े हैं नहीं, हाँ थोड़े बढ़ कम रहे हैं कम। आजकल थोड़ा सा ज़्यादा, हम्म। सब लोग शायद शेयर कर रहे हैं, और हम्म। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी शेयर करें, थोड़ा हाँ सा हाँ, शेयर करवाओ बढ़ाओ, जल्दी से 1,000 पूरे हो नहीं जाए। मैं तो करता रहता हूँ, मैं तो अपने दोस्त को ही बताया उसको, हाँ वो भी जॉब कर रहे हैं, वो हाँ रिएक्ट पे ही जॉब कर रहे हैं। पहले वो भी पीएचपी में थे, रिएक्ट पे कर रहे हैं। तो अच्छा। उनको मैंने बोला था, तभी उनको वर्कलोड ज़्यादा है, वो सैटरडे संडे में वही काम कर रहे थे। उनको हम्म कुछ इनवॉइस जनरेट करना है रिएक्ट में, पहले से वो कंडीशन बेस पे चल रहे हैं हम्म। इनवॉइस उनका। अच्छा रमाकांत, तो तुम टेलीग्राम पे हो कि नहीं? हाँ हाँ, मतलब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया तुमने? नहीं शायद ग्रुप में नहीं हूँ मैं, ऐसे हूँ मैं अच्छा। टेलीग्राम पे। तुम कोई नहीं, मैं आज ये कर लूँगा, ग्रुप तुम में कर मैसेज लूँगा। करना मुझे, ठीक है, टेलीग्राम पे। ठीक है। कभी बाद में बात करते हैं। हम्म। हेलो सर। हाँ हाँ बताओ। सर XHR के अंदर जैसे मैं XHR डॉट रिस्पॉन्स किया सर, तो वहां पे नहीं गया, मेरे को आउटपुट में वो जेसन मिला। हम्म लेकिन जैसे मैं फेच फेच में जैसे रिस्पॉन्स को किया कंसोल, तो मेरे को वो सर नॉर्मल जैसा ऑब्जेक्ट रहता है जावास्क्रिप्ट का, तो हम्म वो मिला। हम्म। और उसमें सर हम डॉट जेसन क्यों यूज किया है वो थोड़ा
मतलब कंफ्यूजिंग था। हाँ, एक मिनट, मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ कुछ सर्च करके। dummyjson.com। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। अच्छा, एक मिनट करता हूँ मैं। शेयर हुई? हाँ हो रही है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये डाउट है, ये वाला ये हाँ क्यों कर रहा है? हाँ सर, उसमें एक काम करो, थर्ड वाली लाइन को थोड़ा कमेंट करो। हम्म, हटा दिया। हाँ, और उसमें अभी सर जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है ना, उसको कंसोल करो रिस्पॉन्स को। हाँ, हाँ ऐसा करना है। हाँ हाँ, अभी सर आउटपुट दिखाओ हम्म, इसका। तो ये आ रहा है, अब बताओ। हाँ, जबकि सर ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्योंकि सर वो डबल स्ट्रिंग में नहीं है ना कोर्स। जो बॉडी वगैरह दिख रहा है अभी इसके अंदर, हाँ वो हाँ हाँ। वो जैसा जावास्क्रिप्ट को नॉर्मल ऑब्जेक्ट रहता है वो आ पे पहले से ही, तो फिर उसको हम डॉट जेसन क्यों करेंगे? हाँ, इस पे जो भी मतलब ये हमारा रिस्पांस ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा ही इसका सेटअप है। यहाँ पे कहीं हमें मिलेगा, देखो ये अगर हम प्रोटोटाइप को अगर ओपन करेंगे इसके, तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है जेसॉन, ठीक है। तो ये हम इसके प्रोटोटाइप के ऊपर ये जो डॉट जेसॉन है, इसको जब हम कॉल करेंगे तब ये हमारा जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। ये फेच एपीआई की सेटिंग ही ऐसी है कि इस तरह से होता है, और मेरे हिसाब से इसको डायरेक्टली डेटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब इस जेसॉन वाले मेथड को जब कॉल करते हैं, तब यहाँ पे जो भी डेटा था उसको यहाँ पे सीधा डेटा हमें दिख भी नहीं रहा है। उस तरह से कहीं भी खोल लोगे तो डेटा दिखेगा भी नहीं, लेकिन उसके अंदर से डेटा वो निकाल के लाता है किसी तरह से, उसमें सेटअप तो होगा। डॉट जेसन मतलब उसको जावा जेसन में करता है या फिर वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में करता है कन्वर्ट? वो अच्छा, तो ये डाउट है। तो हम्म। समझ लो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में ही करता है, ठीक है। डॉट जेसॉन जब तो हम करते हैं तो पहले हम्म, जबकि पहले से ही सर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, तो फिर से क्यों कर रहे सर? वो नहीं समझ रहा मेरे को। अच्छा, पहले से ही देखो, अभी हम यहाँ पे एक मिनट, मैं इस प्रोडक्ट्स पे अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूँ, तो जो भी हमें डेटा मिलता है, जो भी जेसॉन डेटा मिल रहा है, वो इस तरह से प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट्स की आईडी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के टाइटल हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे कोई भी ये नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ रेज केवल कंसोल लॉग ये करता हूँ, तो यहाँ पर कहीं भी प्रोडक्ट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं भी तुम खोल के ढूंढ लोगे, कितना भी ढूंढोगे, तुम्हें ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे सारे। जो 30 के 30 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, 30 प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे नहीं मिलेंगे। तो वो हमें पाने के लिए, वो एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हमें कॉल करना होता है ये जेसॉन मेथड। तो फिर ये हमें डेटा देता है, फिर उस डेटा को डॉट देन करके एक्सेप्ट मतलब एक्सेस करते हैं। जब डॉट देन करेंगे तब हमें यहाँ से एक्चुअल डेटा मिलेगा। डॉट देन लिखेंगे यहाँ पे नहीं एक, सर, वो थर्ड लाइन तो समझ में आ गई मेरे को, हाँ, लेकिन वो सेकंड वाले में ही वो एक उसको मिनट, जेसन में कर रहे तो। हाँ। तो जेसॉन तुम ऐसा समझ लो कि जो रिस्पॉन्स आया था हमारा, वो पहले एकदम से वैसा डेटा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे एक ये डेटा क्यों नहीं आ रहा है, मैं कंसोल लॉग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग कर देते हैं। तो जो सर हमारा, वो अभी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं करेगा हाँ, थर्ड लाइन में। देखो थर्ड लाइन है, ये एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हाँ यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये प्रोडक्ट्स नहीं थे, वहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं थे, ये पूरा एरे नहीं था, ठीक है। वो दूसरा ऑब्जेक्ट था, हाँ वो था रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को हम डेटा वाले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हमें एक्चुअल डेटा मिल रहा है जब हम रिस्पॉन्स के ऊपर जेसॉन लगा रहे हैं। अब ये जेसॉन में नहीं कन्वर्ट कर रहा है एक्चुअल में, ये कन्वर्ट कर रहा है, समझ लो कि ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट कर रहा है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट कर रहा है। जैसे हम जेसॉन डॉट पार्स जब करते हैं एक स्ट्रिंग को, जब जेसॉन स्ट्रिंग होती है, जेसॉन डॉट पार्स करते हैं, तब भी हमें एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही मिलता है। तो यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है हमें, ठीक है। रेस डॉट जेसॉन जब कर रहे हैं
तो हमें ऐसा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसका जो पूरा का पूरा डेटा है जो कि सर्वर से आया था, ये वाला डेटा, और इस पर्टिकुलर मोमेंट पर डेटा नहीं था, वो केवल रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट था। अब ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्यों आता है, क्यों हमारा यहाँ पे कोई यूज़ है, तो डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है, बस कुछ रिस्पॉन्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, डायरेक्टली हम डेटा को यूज़ करते हैं। तो इसी बार मतलब इसीलिए ये फेच एपीआई का ऐसा सेटअप है, दो दो बार करके आता है। इसीलिए कुछ लाइब्रेरीज तुम्हें मिलेंगी, जैसे कि एक एक्सियोस नाम है लाइब्रेरी का, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एक्सिस में लिख रहा हूँ, AXIOS तो ये एक्सियोस लाइब्रेरी है। यहाँ पर अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें दो दो बार नहीं करना पड़ता, एक ही बार में हो जाता है। तुम देखना, तो हमें एक ही बार हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उसका यूज़ करके, तो पहली बार में ही डेटा मिल जाएगा। हाँ। तो वहाँ पे हमें ये ऐसा दो स्टेप नहीं करना होगा। तो ये फेच एपीआई इसके लिए सर नोड लगेगा ना का शायद? अच्छा, ये एक्सियोस यूज़ करने के लिए हाँ, नोड लगेगा इसके लिए। नहीं, तुम उसका भी मतलब npm इंस्टॉल करके भी कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो इसका सीधा स्क्रिप्ट ये टैग है ना, इसको इंक्लूड करके भी कर सकते हो। चलो एक बार देख ही लेते हैं यहाँ पे इंक्लूड करके। बहुत दिन हो गया मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसको ऊपर डालते हैं। और एक्सियोस का एग्ज़ाम्पल ही मैं भूल गया हूँ, ये है। तो इस तरह से रिक्वेस्ट भेजना है, ये है सीधा, बस एक्सियोस यहाँ पे लिख देंगे अगर, तो काम चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सियोस लिख दूँ फेच हटा के, और ये लाइन हटा देता हूँ मैं, तो देखो ये मिल गया, डेटा आ गया। अब यहाँ पर जो डेटा है ये इसके अंदर डेटा डॉट डेटा करके आएगा, हमें इस तरह से करना होगा। ये थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये देखो एक ही बार में होगा, हमें दो बार डॉट देन ऐसा नहीं करना पड़ा। और इसने जो सर भी वो इसका हेडर्स, स्क्रीनशॉट लेता हूँ सर, एक मिनट हाँ ले लो। कोड का। ठीक है सर। हाँ, तो ये एक ही बार में हमें डेटा दे देता है, वो हमें दो बार में देता है। लेकिन एक ही बार में जो ये डेटा देता है इसमें ये वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हेडर्स, ठीक है, स्टेटस, ये सब कुछ देता है। इसके अंदर जो डेटा कीवर्ड है उसके अंदर हमें ये मिलता है। तो हमें यहाँ पे डेटा डॉट डेटा करना पड़ेगा इस तरह से, तब हमें वो एक्चुअल डेटा तो एक मिलेगा। काम करो ना, हम्म, वो जो डेटा लिखा है स्टार्टिंग में उसको चेंज कर लो। नहीं, इसको हम करली ब्रैकेट अगर लगा देंगे तो एक ही बार करना पड़ेगा। अभी देखना है, ये डिस्ट्रक्चरिंग मैंने कर दिया यहाँ पे। ये तुमने डिस्ट्रक्चरिंग वाली वीडियो देखी है, उसको देखोगे तो समझ आएगा ये। वहाँ से स्ट्रक्चरिंग किसका? स्ट्रिंग का, ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग हमने यहाँ पे पैरामीटर्स में कर दी। ओ सही वैसे है। भी सर हाँ उसको एक काम कर सकते हो, हाँ डाटा है ना सर, डाटा कीवर्ड के जगह पे कोई दूसरा यूज हाँ, करोगे तो नहीं रिस्पॉन्स, चलेगा? तुम रिस्पॉन्स लिख दो तो रिस्पॉन्स डॉट कीवर्ड, रिस्पॉन्स डॉट डेटा करना पड़ेगा, या तुम हाँ, कोई भी यही नाम बोल लिख रहा, सकते क्योंकि हो। वो दो बार एक कीवर्ड होगा ना, इसलिए फिर सही नहीं कंफ्यूजिंग, रहेगा वो। हाँ कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा। तो यही होता है फेच का वैसा सेटअप है कि दो बार करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम में हमें एक्चुअल डेटा नहीं मिल पाता है। हाँ, और सर हम्म, एक्सएमएल डॉट रिस्पॉन्स जब किया ना मैं, तो वहाँ पे सर जो की रहता है वो की डबल डबल कोट में दिख रहा था मेरे को कंसोल में। तो वो सर XHR डॉट एक, रिस्पॉन्स, हाँ, अच्छा दो बार दिख वो रहा था। सर एक, हाँ मतलब एक्सएचआर डॉट रिस्पॉन्स किया ना, हम्म तो वो जो की रहता है ना, मतलब कंसोल में हम प्रिंट करवाते हैं एक्सएचआर डॉट रिस्पॉन्स को, हम्म, तो वो की जो रहता है वो डबल कोट में था, मतलब इसका मतलब कि वो जेसन में था, जेसन स्ट्रिंग में था, हाँ स्ट्रिंग में रहता है वो जब आता है, स्ट्रिंग में था, उसको जेसन था पार्स बट करना वो पड़ेगा। स्ट्रिंग में था। हम्म हाँ, फिर इसीलिए फिर हमने उसको पार्स किया ताकि हम्म वो जावास्क्रिप्ट में हो जाए। हम्म। तो बस ये जैसे सर वहां पे जैसे डायरेक्ट वो रिस्पॉन्स दिखा रहा था ना सर, तो हम्म, इसमें भी डायरेक्ट फेच में भी दिखाना चाहिए था, वो डबल कोट में भी चाहिए था वो, ताकि समझने में थोड़ा इजी हो जाए। हाँ लेकिन लेकिन फेच ठीक का है अभी। सेटअप दूसरी तरह से, हाँ वो डायरेक्ट नहीं दिखाता है, वो दूसरी तरह से दिखाता है। तो इसीलिए फेच कंफ्यूजिंग लगता है बहुत लोगों को स्टार्टिंग में। मुझे भी लगा था ये दो दो बार क्यों कर रहे हैं इसको भाई, मतलब थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है ये चीज़ों को।
एक ही बार में दिखाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बार आ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात हाँ, नहीं है। एक बार हो जाएगा फिर आदत पड़ जाएगी, फिर नॉर्मल लगेगा। लेकिन सर ज्यादातर अभी एक्सियोस ही यूज होता है ना, फेज तो कम कम है क्या? नहीं, एक्सियोस डिपेंड करता है कौन कैसा यूज़ करता है। ज़्यादातर फेच यूज़ करता है, मैंने जितना देखा है फेच ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर उसमें क्या डिफरेंस है सर फिर एक्सियोस में? बस थोड़ा सा इजी कर देता है। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देख सकते हो, ये एक ही नहीं स्टेप में तो आ थोड़ा गया। सा ये भी है ना, हाँ। एक्सियोस होता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हो गया, हम्म। उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, ये थर्ड। हाँ। फेच है जो जावा स्क्रिप्ट का ही है, हाँ। वो मतलब ब्राउजर का है। हाँ, वही यहाँ पे अगर इसका कोड देखोगे, ये मैं यूआरएल कॉपी कर लिया मैंने, तो इतना ज़्यादा कोड तुम अपने उसमें इंक्लूड कर रहे हो। ये थर्ड पार्टी कोड है। स्क्रीन इस- शेयर बंद हो गया सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर बंद कर दिया मैंने। सर उसको सर एक ही बार में ग्लोबली इंस्टॉल नहीं कर सकते एक्सियोस को? नहीं, ग्लोबली उसका मतलब देखो, npm का यूज़ करके ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में फिर थोड़ी आएगा। ग्लोबली नहीं इंस्टॉल करना चाहिए इसको, और नहीं कर अच्छा ठीक है। मतलब हमारे प्रोजेक्ट में ही रहेगा। और इतना कोड है इसका। हर बार करना पड़ेगा? ये इसको इंक्लूड करना पड़ रहा है हमें, देखो। नहीं तो npm का यूज़ करके npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आएगा वो। और ये इसके ऊपर हमारा कोड डिपेंडेंट है, यानी कि जब भी हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका पूरा कोड हमारे फाइल के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर ग्लोबली इंस्टॉल कर देंगे तो कुछ चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे सैस हो गया या टेलविंड हो गया, उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो सब डिपेंडेंट, मतलब हमारा कोड उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। एक बार हमने डेवलप कर दिया कोड, हमारा आउटपुट आ गया, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस कोड की ज़रूरत है, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन नहीं है। फेच जो है वो इनबिल्ट है सब कुछ। और एक्सियोस जो है ना, वो ठीक है सर। XHR पे बिल्ट इन मतलब होता है। एक्सियोस बिहाइंड द सीन्स अगर देखोगे तो ये XML HTTP XML, यहाँ पे अगर देखें तो XML HTTP रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा है, देखो ये दिख रहा है। हाँ तो ठीक है सर, फिर फेच एपीआई को यूज करेंगे फिर तो। हम्म। एक दो को लाइन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बस। ये देखो, XML HTTP रिक्वेस्ट बिहाइंड द सीन्स ये यूज़ करता है, तो सही। मतलब हम फेच एपीआई ही यूज़ करेंगे आगे से, एक्सियोस नहीं यूज़ करेंगे। ऐसे इसको रहने देते हैं। ठीक है तो सर। और भाई, और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? टाइम हो गया है काफ़ी। सर क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन कभी खत्म ही नहीं होंगे। सही है, फिर नेक्स्ट सेशन में पूछना जो भी क्वेश्चन है। ठीक। मैंने तो सोचा था कि एक बुक के ऊपर लिख के ही रखूँ पूरे क्वेश्चन, लिख लिया करो, लिख लिया करो, नहीं तो कोई क्योंकि टाइम पे सर याद नहीं आता फिर क्वेश्चन, हाँ। बाद में आता है फिर। हम्म, चलो फिर ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, रखते हैं। चलो, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। Hi sir, it was nice conversation with you. सेम ईयर, सेम ईयर। चलो, गुड नाइट।